हे एवरीवन, वेलकम टू साइको क्वेस्ट। जय हिंद। और अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10th SST। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अडॉप्टेड मेजोरिटेरियनिज्म। अब भाई मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है? मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है जब एक जगह की मेजोरिटी माइनॉरिटी मतलब जो कम लोग हैं उसके अंदर उस पर राज करे एंड ये अपनी चलाएगी, सारे रूल्स अपने लिए करेगी, जॉब्स की प्रेफरेंस भी अपने लिए करेगी, तो ऑब्वियसली मुश्किल हो जाएगी ना माइनॉरिटी के लिए। एंड जहाँ पे माइनॉरिटी सेफ नहीं रह सकती, वी से दैट डेमोक्रेसी इज़ नॉट डेमोक्रेसी, वो बेसिकली मेजोरिटेरियनिज्म है। तो ये श्रीलंका की केस स्टडी तो आपने सुनी होगी। वहाँ पे 18% तमिल स्पीकिंग बंदे हैं एंड द रेस्ट आर सिन्हाला स्पीकिंग, जो श्रीलंका की लैंग्वेज है। श्रीलंका की कैपिटल श्री जयवर्धनपुरे कोटे है एंड ये सिन्हाला स्पीकिंग ने प्रेफरेंशियल पॉलिसी स्टार्ट की थी, जिसके अंदर वो जॉब्स, एडमिशन, सब कुछ सिन्हाला स्पीकिंग बुद्धिस्ट को दे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट रीज़न। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न पावर शेयरिंग का। पावर शेयरिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है ये सोशो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब सोसाइटी के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मनी या फिर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, उसको ख़त्म करने के लिए पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आती है। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, बेल्जियम के अंदर तीसरी टाइप की गवर्नमेंट कौन सी है? तो वो कम्युनिटी गवर्नमेंट है। बेल्जियम की केस स्टडी क्या थी? वहाँ पे डच स्पीकिंग लोग थे, फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, थोड़े से जर्मन स्पीकिंग लोग थे। कैपिटल सिटी में फ्रेंच ज़्यादा थे, नॉर्मल में डच ज़्यादा थे, और बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। तो उन्होंने कहा यार पंगे क्रिएट क्यों करने, हम सीधे सीधे हर किसी को पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं। तो ऑब्वियसली अगर हर कोई पार्टिसिपेट करेगा तो कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला जाएगा उसे। नेक्स्ट इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन। भाई दो टाइप की फेडरेशंस होती हैं। सबसे पहले तो फेडरेशन का मीनिंग समझो। फेडरेशन का मतलब होता है पावर्स को डिवाइड करना। हमारे यहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, जिसके लीडर हैं हमारे रिस्पेक्टेड PM मोदी। उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट्स आती हैं। मैं पंजाब से हूँ, तो हमारे रिस्पेक्टेड चन्नी सर जो कि CM है यहाँ के, उनके पास पावर डिवाइडेड है। अब इससे ज़्यादा भी पावर जब डिवाइड हो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, जिसके अंदर पंचायत्स बनती हैं और म्यूनिसिपैलिटीज़ या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस बनती हैं। कमिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में वापस आते हैं। दो टाइप्स की फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो कमिंग टुगेदर का आंसर है USA। उसके अंदर अलग अलग लोग आए एंड उन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई। अब हर किसी का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। नेक्स्ट, वाई इज द पावर शेयर्ड अमंग्स डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। भाई हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स तब होती हैं जब सबके पास इक्वल पावर्स हों, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव और जुडिशरी। ये हो गया हॉरिजॉन्टल, एक स्ट्रेट लाइन में, मतलब पावर्स एक जैसी हैं, बस एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस, मतलब कोई कुछ एक्स्ट्रा या गलत काम ना कर दे, उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग करते हैं। तो इसका आंसर होगा It allows different organs of the government to be placed at same kind of level. अभी मैंने बताया था सेम लेवल, इसका आंसर B होएगा। इन इंडिया फेडरल सिस्टम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को कौन से सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेट मतलब कि रूल्स बनाने की पावर है? दोनों इकट्ठे किस पे बनाते हैं? कॉन्करेंट पे। अकेले सेंटर पूछता तो यूनियन, अकेले स्टेट पूछता स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स तो स्टेट। अब अगर यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में से कोई भी ना पूछता, मतलब पता नहीं होता, देन मतलब वो सब्जेक्ट्स में इंक्लूडेड नहीं होता, तो उसको रेजिडरी सब्जेक्ट्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया एंजॉय स्पेशल पावर अंडर आर्टिकल 371A। भाई आर्टिकल 370 में ना हमारे जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर, जिसको स्विट्ज़रलैंड बोला जाता है इंडिया का, वहाँ पे आर्टिकल 370 था और वहाँ के
अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, एंड वहाँ की जो डिफेंस थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, कम्युनिकेशन थी वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी। अब लेकिन आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो गया। एब्रोगेट का मतलब ख़त्म हो गया। 371A किसके लिए है? वो नागालैंड के लिए है। इनको कुछ स्पेशल पावर्स मिली हुई हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी कौन सी है? अब प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी है फार्मिंग। प्राइमरी के अंदर हम एग्रीकल्चर से जुड़े होते हैं, सेकेंडरी के अंदर जो भी एग्रीकल्चर से हमने रॉ मटेरियल्स निकाले हैं उसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं, और टर्शरी के अंदर हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप? तो इसका आंसर है लिटरेसी रेट। 7 और 7 से ज़्यादा एज वालों की एजुकेशन को लिटरेसी रेट से हम कैलकुलेट करते हैं। एवरेज इनकम का मतलब क्या है? एवरेज इनकम का मतलब जब कंट्री की टोटल इनकम, जिसको जीडीपी बोलते हैं, एंड अब आप पूछोगे जीडीपी क्या है? जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। टोटल इनकम और टोटल पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करते हैं, तो एक बंदे के पास कितनी एवरेज इनकम आती है, ये एवरेजेस हमने मैथ्स के अंदर भी बहुत बार किए हुए हैं। तो इसका आंसर है बी, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, जिसको जीडीपी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। नेक्स्ट, इनमें से बेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन एक्सप्लेन या डिस्क्राइब कर सकता है? साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? नो। हेल्थ, एजुकेशन और इनकम? यस। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो था वो स्टार्ट किया था यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन्होंने कहा भाई सिर्फ पैसों से हम किसी की डेवलपमेंट नहीं देख सकते, उनकी हेल्थ कैसी है वो भी चेक करना पड़ेगा, उनकी एजुकेशन कितनी अच्छी है वो भी चेक करना पड़ेगा। तो इसका आंसर बी है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो एनवायरनमेंट खराब हो रहा है उसका क्या रिजल्ट होगा? डू नॉट रिस्पेक्ट नेशन और बाउंड्रीज। तो इसका मतलब क्या है? मतलब इसका एसेंस इनमें से कौन सी चीज़ों में होगा? भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो नहीं देखेगी एनवायरनमेंट को। ह्यूमन डेवलपमेंट में हम ह्यूमंस की एजुकेशन पे, सैनिटेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो ये भी नहीं देखेगी। आंसर इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होगा? हम कार्बन न्यूट्रल रहेंगे एंड पोल्यूशन कम करेंगे। अलग अलग टाइप के जो कार्बन पोल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे PM 2.5, PM का मतलब होता है पर्टिकुलेट मैटर 2.5 और पर्टिकुलेट मैटर 10, या फिर नाइट्रोजन सल्फेट। इस चीज़ को हम एयर क्वालिटी इंडेक्स में कैलकुलेट करते हैं, और पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सबको पता होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स फॉर अंडर ऑर्गेनाइज सेक्टर? भाई ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जिसके ऊपर गवर्नमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। तो भाई एक इंजीनियर जिसको एम्प्लॉयमेंट के सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होगा। डेली वेज वालों को सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिलेंगी, वर्किंग आवर ज़्यादा होंगे, बेचारे बहुत बुरी तरह ख़राब होंगे। क्लीनिंग स्टाफ एक प्राइवेट स्कूल में गवर्नमेंट रेगुलेशंस शायद ना ही लगे, एंड एक टेलर उसके ऊपर तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस बिल्कुल भी नहीं लगती। तो आंसर है हमारा बी, एक इंजीनियर जिसको सारे एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिल रहे हैं। भाई अगर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, जिसको मनरेगा भी बोलते हैं एंड मनरेगा भी बोलते हैं, उसके अंदर 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ना मिले तो फिर क्या होगा? तो उनको कॉम्पेंसेशन मिलेगी इसके लिए।